नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक व इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और दोस्तों, जो मैं पढ़ाता हूं, जो नोट्स में लिखाता हूं, उसमें हर बार इंडियन आर्मी के अंदर 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार 2021 के अंदर इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो और जो भी मैं इन प्रश्नों को हल करा रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लिखते रहो कॉपी के अंदर और बार बार रिवीजन लगाते रहो। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मैं इसके 3 पार्ट कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड नहीं देखा है, वो जरूर पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जरूर देखें और साथ साथ में नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं काफी धमाकेदार वाला पार्ट 4 का फर्स्ट प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। सबको याद रखना है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सबको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो सबको याद रखना है कि हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? तो याद रखना है कि हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? स्नायु या लिगामेंट। याद रखना है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो याद रखना है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन। सारे प्रश्नों को लिखना है दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण आती है? तो याद रखना है कि मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण आती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, पसलियां कितनी जोड़ी होती है? तो याद रखना है पसलियां 12 जोड़ी होती है। ठीक है, पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कशेरुकदंड में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 26, जिसे बैकबोन बोला जाता है ना कशेरुकदंड को, उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 26 होती है। ठीक है, और बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना है स्टेपीज। कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, याद रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज और कान में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर और जांग में। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और कहाँ होती है? जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है कौन सी होती है? मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी व मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखना है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी व मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी व मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। और कहाँ पाई जाती है? जांग में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रिकेट्स
या सूखा रोग जिसे कहा जाता है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना है रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और रिकेट्स में शरीर का कौन सा ऊतक प्रभावित होता है? तो याद रखना है हड्डियां। अरे कौन सा ऊतक प्रभावित होता है? हड्डियां। हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि रिकेट्स या सूखा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स या सूखा रोग में शरीर का कौन सा ऊतक प्रभावित होता है? हड्डियां। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबको याद रखना है हाथ में पाई जाती है। और टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है टीबिया जो फिबुला हड्डी होती है वो पैर में पाई जाती है। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और एक कान में कुल हड्डियों की संख्या 3। देखो कई दोस्त है ना जिनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो प्रश्न को ध्यान से और सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, तो ऐसी प्रजातियों के ठंड होने के पूरे चांस रहते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रश्न को थोड़ा बच्चों ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, कई प्रजातियां थोड़ी डिप्रेशन में रहती है और जैसा माहौल बनता है वैसा ही आंसर लगा के आ जाती है। बाहर जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं ना तब पता लगता है यार एक कान में पूंछी तीर में आंसर 6 टिका के आ गया, तो अब लाला कुछ नहीं हो सकता, अब तो ठंड हो गई। ठीक है, तो ठंड से बचने का उपाय यही है कि आप डिप्रेशन नहीं लें और मेहनत करें अच्छे से, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, तो आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। और प्रश्न को ध्यान से जरूर रीड करें। ठीक है, आता है लेकिन फिर आते हुए भी गलत होता है तो फिर वो बड़ी दुख की बात है ना, तो गलत नहीं करना है दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न वीडियो को मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, तो इन सारे वीडियो के प्रश्नों को आप लिख लो और अच्छे से याद करो। इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो कान की हड्डियों के क्या क्या नाम होते हैं? तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। देखो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, 3 हड्डियां पाई जाती है जिन्हें मिस बोन्स भी बोला जाता है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। सबसे व्यस्त मांसपेशियां कौन सी होती है? हृदय की मांसपेशियां। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि जो हृदय होता है वो किससे मिलकर बना होता है? मांसपेशियों से। और सबसे व्यस्त मांसपेशियां शरीर के कौन से अंग की होती है? हृदय की मांसपेशियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक या टिश्यू कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक या टिश्यू। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जंतुओं तथा पादपों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है जंतुओं तथा पादपों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, एक कोष के जीव कौन कौन से हैं? देखो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना। याद रखना है एक कोष के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोष के जीव के उदाहरण है देखो मनुष्य, गाय और बकरी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है, याद रखना है जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुवेनहोक ने। कब की थी? 1676 में। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो याद रखना लुवेनहोक ने की थी। याद रखना है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुवेनहोक ने की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रख लेना शत्रुमुर्ग का अंडा या ओस्ट्रिच। कभी कभार ये भी आ जाता है कि बताओ ओस्ट्रिच का अंडा, तो याद रखना है ओस्ट्रिच शत्रुमुर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शत्रुमुर्ग का अंडा या ओस्ट्रिच एग। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं कोशिका का शक्तिग्रह कौन होता है? तो याद रखना माइट्रोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। माइट्रोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम क्या है? सूत्रकणिका। तो याद रखना कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो याद रख लेना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आई बात? सारे बच्चों को याद रखना है एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा की मुद्रा कौन होती है? एटीपी। ठीक है, कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा कोशिकांग होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखना है लाइसोसोम को। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है, कौन होता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम होता है दोस्तों। कोशिका का सफाई कर्मी किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी आता है दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकाओं में
जो कोशिका में मर्त कोशिकांगों के अपघटन का कार्य करता है, मर्त कोशिकांगों के अपघटन का कार्य करता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोनों लैंग्वेज में प्रश्न लिख रहा हूं दोस्तों। मर्त कोशिकांगों के अपघटन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम। या कोशिका का सफाई कर्मी किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिका का इंजन किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो 80S और एक है 70S। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। राइबोसोम दो प्रकार के, 80S और 70S। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कीटों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सबको याद रखना है, 46 होती है। या प्रश्न ऐसे पूछे कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तब भी आंसर क्या होगा? हाँ जी, तब आंसर 46 नहीं होगा दोस्तों, 23 होगा। देखो प्रश्न आता है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पहला ऑप्शन मान लीजिए 46, दूसरा 44, तीसरा 23, ठीक है, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारी प्रजातियां, प्रश्न आता है ना मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ऑप्शन है 46, 44, 23 या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारी प्रजातियां है ना, इसका गलत आंसर देके आती है। क्या करके आती है? 46। लाला दिख गई कोनी बस आंदो लाग देवा आंसर देवा गए। भाई साहब ऐसे करोगे तो ठंड होने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर होगा 23, और मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। मटर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 14। ठीक है, मटर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रख लेना, पाइसम सेटाइवम। अरे क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? पिता से। संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? पिता से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं दोस्तों, ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44। याद रख लेना, ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं आपको पूरा समझा देता हूं। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, और ये गुणसूत्र हमेशा जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो जोड़ी कितनी हो जाएगी? 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, नर और मादा, मतलब नर का मतलब होता है लड़का और मादा का मतलब होती है लड़की। ठीक है, अरे ये तो पता है ना भाई। हाँ जी, तो देखो नर का मतलब लड़का, मादा का मतलब लड़की, और मैंने ये बताया कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी। अब ये याद रखना है कि नर और मादा के अंदर मतलब लड़का और लड़की में, हाँ जी, 46 में से या 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी समान होती है दोस्तों। दोनों में 22 जोड़ी समान होती है। 22 जोड़ी लड़के में और लड़की में 22 जोड़ी समान होती है। ठीक है, तो देखो 22 जोड़ी अगर समान है तो टोटल कितनी आ जाएगी दोस्तों? 44। इस 44 को बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम। अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम। अलिंग गुणसूत्र या क्या बोला जाता है? ऑटोसोम बोला जाता है, ऑटोसोम। तो ये प्रश्न आपके आर्मी के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्य के अंदर कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होगी? तो 44। ठीक है, एक जोड़ा डिफरेंट होता है नर और मादा में। नर और मादा बोले तो लड़का और लड़की के अंदर। ठीक है, एक जोड़ा भिन्न होता है क्योंकि 22 जोड़े तो आपने समान बता दिए ना, टोटल संख्या 44 बता दी, और आपने ये भी बता दिया कि 44 को अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहा जाता है। एक जोड़ा भिन्न होता है जिसे नर और मादा मतलब लड़का और लड़की, नर में दर्शाते हैं एक्स और वाई और मादा में दर्शाते हैं क्या? एक्स एक्स। समझ में आई बात? हाँ जी, देखिए लड़का और लड़की। ठीक है, तो लड़का में दर्शाते हैं क्या? एक्स वाई, और मादा में एक्स एक्स से। इनको बोला जाता है दोस्तों क्या? एलोसोम। अरे क्या बोला जाता है? एलोसोम। एलोसोम या हिंदी में बोला जाता है दोस्तों लिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र। तो टोटल लिंग गुणसूत्रों की या एलोसोम की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 44 से 2 46। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्रों की टोटल संख्या 2। अब देखो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो हमेशा पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। देखो नर में 2 तरह के शुक्राणु एक्स वाई, और मादा में सारे अंडे एक्स एक्स।
ठीक है। तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है दोस्तों, नर के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, लड़के के गुणसूत्र से निर्धारित होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए मैंने डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट 50वां और लास्ट प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अरे डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों मैंने पार्ट 4 को कंप्लीट हल करा दिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन, सारे भाई लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि डीएनए का डिवी कुंडलन मॉडल किसने दिया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डीएनए का डिवी कुंडलन मॉडल किसने दिया? डीएनए का डिवी कुंडलन मॉडल किसने दिया? ये सारे भाई लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।